बिहार के नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आई। वहां पर सरकारी स्कूल में जब यहाँ पर बच्चों को खाना परोसा गया तो उन्होंने यहाँ पर नमक जो है वो मांगा और उस नमक की जगह वहां पर उन्हें डिटर्जेंट दे दिया गया, जिसके बाद 34 बच्चे बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। आज न्यूज रूम चौपाल में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। सरकारी स्कूल को लेकर जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और अलग अलग जगहों से जेन अल्फा जो है अब प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो आज सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि किन जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के नालंदा से जो खबर सामने आई वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली, क्योंकि सरकारी स्कूल में नमक की जगह अगर डिटर्जेंट दिया जा रहा है और वहां पर बच्चे इस तरीके से बीमार हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। पहली खबर जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से सिर्फ बिहार में नहीं अलग अलग जगहों पर जो अनियमितताएं निकल कर आ रही हैं उसको लेकर पूरे देश में सीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन सरकार इन तमाम सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल बिहार में सबसे पहले क्या हुआ वो जानते हैं। बिहार के नालंदा का ये मामला है। नालंदा में एक सरकारी स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील मिलता है, तो मिड डे मील में जब बच्चों ने कहा कि खाने में नमक कम है, तो उन्हें नमक दिए जाने के बजाय डिटर्जेंट पाउडर दे दिया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही का मामला है। जब डिटर्जेंट पाउडर बच्चों ने खा लिया, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को पेट में दर्द, बेचैनी और तमाम तरह की शिकायतें हुई और 34 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस, बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। इसको अपोजिशन के लोगों ने भी उठाया, सोशल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है लगातार, और बिहार सरकार भी अब इस मामले में एक्शन में आई है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि इसमें बात ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है कि आपसे नमक माँगा जा रहा है और आपने दे दिया है उस डिटर्जेंट। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा एक बड़ी खबर हमारे पास है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की इस खबर को आप जनसत्ता पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 जगहों से 3 घटनाएँ हुई हैं, एक उज्जैन में, एक विदिशा में, एक भोपाल में। इन तीनों घटनाओं में, जैसे पहली घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक स्कूल में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बसों का जो किराया था वो ₹10 ₹15 का किराया था, लेकिन उसको बढ़ा के ₹25 करने की बात कही। लेकिन जो वहाँ कन्या स्कूल है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है लड़कियों का, लड़कियों ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको इस किराए को वापस लेना पड़ेगा। ये जो 10 और ₹15 का किराया आपने ₹25 करने की बात कही है, इसको आप वापस पुराने वाले रेट पे लाइए। तो ऐसे ही दूसरे जो मामले हैं उनमें एक जगह स्कूल को ट्रांसफ़र करने का मामला था, लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया। छोटे बच्चों ने, जेन अल्फ़ा के स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोला कि हम स्कूल का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, और एक जगह स्कूल को मर्ज करने का मामला था और वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका पुरज़ोर विरोध किया और स्कूल को मर्ज नहीं होने दिया। ये जो 3 बड़े इंसिडेंट हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इससे ये एक बात बहुत साफ होती है कि पहले क्या होता था। पहले जब कभी स्कूली बच्चों को परेशानी होती थी, वो घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताते थे, वो किसी टीचर को बताते थे, अपने दोस्तों को बताते थे। लेकिन यहाँ पर जो पिछले कुछ वक़्त में एजुकेशन रिफ़ॉर्म्स की बात हुई है, और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसने पेपर लीक की बात उठाई, एजुकेशन रिफ़ॉर्म्स की बात उठाई, आजकल वो स्कूल ठीक करो कैंपेन को लेकर कर रहे हैं काम। तो ये जो स्टूडेंट्स थे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में उज्जैन, विदिशा और भोपाल के, इन्होंने कहा कि हम स्कूल के प्रबंधन से बात करें, हम अपने पेरेंट्स को बताएँ। इससे पहले उन्होंने खुद ही सड़क पर आकर मोर्चा खोला और ये माँग रखी कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, जिन्होंने किराया ₹10-15 से बढ़ा के ₹25 करना था, वो अपने पीछे हट गए। स्कूल के मर्ज वाले मामले में भी स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोला। तो इससे मैसेज क्लियर ये होता है कि जो जेन अल्फा के स्टूडेंट, अभी तक हम जेन जी की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो जेन अल्फा के स्टूडेंट्स हैं वो भी, अगर एजुकेशन को लेकर जो स्पेशली बात आ रही है, उसको लेकर वो भी मांग उठा रहे हैं। और इससे पहले आजमगढ़ और लखनऊ में भी हम इस तरह के बड़े प्रदर्शनों को देख चुके हैं, जहां पर स्टूडेंट्स ने स्कूल के अंदर कोई ऐसी बात जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के खिलाफ थी, उसको मिलकर प्रबंधन के सामने, मैनेजमेंट के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। तो ये जो मैसेजिंग है जेन अल्फा की ओर से, इसको बहुत क्लियर ऐसे देखा जा सकता है कि जेन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, या इसके बाद रांची में, उसके बाद जेन अल्फा के जो बच्चे हैं वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं और अपनी बातों को वो
जो सही प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यूनाइट होते हैं और अपनी बातों को सही प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, वो अपना समय लगाकर हाथ में तख्तियाँ ले रही हैं और इस तरीके के जवाब माँग रही हैं, तो ये कितना सही है? क्योंकि प्रोटेस्ट करने में ऐसा नहीं है कि 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, तो उनकी जो पढ़ाई है, वो भी तो बर्बाद हो रही है और इसको सरकार जो है, क्यों नहीं नोटिस कर रही है? और क्या अब सरकार इतनी ज़्यादा लापरवाह हो गई कि जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, तब तक कुछ होगा नहीं? इसमें एक बात बहुत अहम है, जब जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर-मंतर पर एनईटी पेपर लीक के मामले में, तो शायद बहुत सारे लोगों को और शायद सरकार को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जंतर-मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुट जाएँगे। उसमें बहुत बड़ी संख्या में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैं भी वहाँ पे गया, तो जिनको जो वाक़ई इस बात को चाहते थे कि एजुकेशन रिफ़ॉर्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इरेगुलैरिटीज़ होती हैं, पैसा चलता है और इस वजह से जो काबिल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उन कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता। तो आज तक क्या होता था, आज तक अपनी आवाज़ उठाने में थोड़ा-सा लोग डरते थे, हिचकते थे। लेकिन जेन-ज़ी के इस प्रोटेस्ट के बाद अब बहुत सारे लोग स्कूल्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर कि भई हमने इतने साल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की, लेकिन हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया, पेपर में धांधलियाँ हो गई और भाई-भतीजावाद हुआ, बड़े-बड़े नेताओं के बच्चों को नौकरियाँ मिल गई, सिफ़ारिश से नौकरियाँ मिल रही हैं। तो सरकारी नौकरियों में इस और जो भर्ती परीक्षाएँ हैं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जितने भी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, लेकिन इनको बहुत बड़ा स्टेज या मंच नहीं मिलता था। अब जब जंतर-मंतर वाला दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ या जब रांची में प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद अब स्टूडेंट्स ने बाकी लोगों ने भी इस बात को लेकर आवाज़ उठानी शुरू की है। बात जहाँ तक इसमें लापरवाही की है या सरकार देर में चेतती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार के कानों में आवाज़ जानी चाहिए कि अगर मैं बहुत मेहनत के बाद किसी एग्ज़ाम्स को पास करता हूँ और इतनी धाँधलियाँ होती हैं और उस धाँधली के बाद अगर वो पेपर लीक हो जाता है या एग्ज़ाम में किसी तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, 5-5 6-6 साल तक आदमी तैयारी कर रहा है और उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होने में तमाम तरह की परेशानियाँ या मुझे पता चलता है कि भाई-भतीजावाद हुआ है या पैसा चला है, तो ये जो करप्शन है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर करप्शन खत्म होना चाहिए और जो अब छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ तक वो आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि भाई ये हमारे हित के खिलाफ है और आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बिहार का मुद्दा हमने जिस पर चर्चा शुरू की थी, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई और जगह से चाहे वो लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर जो है दिक्कतें देखने को मिली। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीजेपी लगातार जो ये सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट था वो भी नीट को लेकर ही था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि देश में जो अलग-अलग कोने हैं जहाँ पर सरकारी स्कूल में धांधलियाँ दिख रही हैं, उन जगहों पर ये प्रोटेस्ट होगा और यही सवाल बार-बार खड़ा होता है कि सरकारी स्कूल क्या सिर्फ सर्वाइवल एजुकेशन है इन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है और साथ ही साथ जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए क्या ये सिर्फ एक सर्वाइवल एजुकेशन बन के रह गया? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सीजेपी जहाँ-जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो बंगाल हो और तमाम जगहें हों, वहाँ से क्या कुछ अपडेट है? और राजस्थान में भी एक स्कूल था जहाँ पर जो है छत गिर गई थी और उसके बाद वहाँ पर आशुतोष रंका खुद पहुँचे थे और वहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया था और उसके बाद माँगे जो हैं वो मानी भी गई थी। फिर अब इस वक़्त वो बंगाल में है, वहाँ पर भी स्कूलों की मरम्मत को लेकर ये चर्चा हो रही है, चाहे वो टॉयलेट को लेकर हो, खाने को लेकर हो या फिर यहाँ पर स्कूल की मरम्मत हो, इन तमाम जगहों को लेकर वहाँ पर बातें हो रही हैं। फिलहाल सीजेपी का जो मुद्दा है वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, लेकिन सवाल यही है कि फिर से क्या बार-बार प्रोटेस्ट की ज़रूरत है सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए? निहारिका, इस समय सीजेपी का पूरे देश में स्कूल ठीक करो कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन के तहत कल अभिजीत दीप के अपने गांव में महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में धरने पर बैठ गए। एक सरकारी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ गांव के लोग भी थे। तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी उसमें ये था कि इन लोगों का ऐसा आरोप है, गांव वालों का और स्टूडेंट्स का, कि गांव के जो प्रिंसिपल थे वो बच्चों के सामने ही शराब पी लेते थे। तो इन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। तो ये कल ही अपडेट आ गया था, अभिजीत दीपके ने खुद बताया था कि उन्हें हटा लिया गया है। एक लेकिन वो धरना उसके बाद भी चलता रहा। अभिजीत दीपके ने बोला, गांव वाले जब तक धरने पर बैठे रहेंगे मैं भी बैठा रहूंगा। और उनकी मांग ये थी, अभिजीत दीपके ने बोला, कि इस गांव में बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो बेंचों पे बैठते हैं, आरओ का पानी पीते हैं और तमाम सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। वो लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में सफल नहीं हुए हैं, वो असफल रहे हैं। तो उनके बच्चों का या तो अगर इधर एडमिशन करवा दिया जाए सरकारी स्कूलों में, तो शायद वो बच्चों की जो परेशानी है वो समझ पाएंगे। हालांकि देर शाम इन्होंने, अभिजीत दीपके ने कुछ ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में दिखाया कि उनके गांव के
स्कूल को पहली बार कंप्यूटर मिला और उन्होंने बच्चों को जो बेंचेस मिली उसके भी फोटो पोस्ट करे और उन्होंने इसमें इस दौरान गांव के किचन का हाल भी दिखाया। तो ये गांव का किचन का हाल भी दिखाया जो मिड डे मील बनता है। तो ये था। तो उन्होंने लेकिन ये भी क्लियर किया कि अभी रुकना नहीं है, इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। सीजेपी का ये कैंपेन अलग और प्रदेशों में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल से एक खबर आई थी कि सीजेपी का एक समर्थक, एक कार्यकर्ता एक स्कूल में गया था। उस स्कूल में विजिट करने के बाद वहाँ का वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग उसके घर पहुंचे और उनसे मार पिटाई करी। इस मार पिटाई में उसके पिताजी ज़्यादा शायद घायल हो गए और उनकी अस्पताल में मौत हो गई। तो इन लोगों का आरोप है कि जो पीटने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का ये भी कहना है कि हम तो सत्ता में अभी आए हैं, स्कूलों की हालत, वेस्ट बंगाल के स्कूलों की हालत पहले से खराब है। हालांकि टीएमसी का एक डेलीगेशन सीजेपी के इस कार्यकर्ता के घर पहुंचा था और उसे अपनी सपोर्ट की बात बोली। ममता बनर्जी ने भी शायद फ़ोन पर बात करी है उनसे। तो ये वहाँ था। राजस्थान के एक स्कूल में की छत गिर गई, वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो तमाम प्रोटेस्ट सीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पहुँच रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, वो हम सभी को पता है। तो इस ये कैंपेन है, अगर इस कैंपेन के जरिए कुछ अच्छा होता है, कुछ बदलाव आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ खबरें थी जहाँ पर सीजेपी अभी अपना प्रोटेस्ट धीरे-धीरे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि जो सरकारी स्कूल है, क्या वहाँ पर जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है ज़्यादातर लोग वही वही जो है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जो है एक बार फिर से क्या सर्वाइवल एजुकेशन का मुद्दा बन जाता है। सर आप बहुत पहले सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जो व्यवस्था थी और अब जो व्यवस्था है वो लगभग सेम है या फिर अब और ज़्यादा बदतर हो गई है? आज की क्या व्यवस्था है इसके बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से सरकारी स्कूल में गया नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है जो अपने आस-पास के वातावरण में देखता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने मतलब एक गरीबी का प्रतीक हो गया है। बहुत उसे उस बच्चे को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। जबकि मेरे समय में सरकारी स्कूल में एडमिशन होना बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। मेरिट में आना होता था। लोग क्लास 8 के बाद बड़े प्रयास करते थे, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था और आज ये सब नहीं है। इसके पीछे कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों का भी है कि उनका जो स्तर है वो अपना मेंटेन नहीं कर पाए। हमारे समय उसी से मेरिट आती थी और आज जो और सरकार भी उसको मूलभूत ढाँचा उसका बरकरार रखने में सफल नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार को इस पे काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। और इसका हम एक सीधा-सा उदाहरण दे सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों को। केंद्रीय विद्यालय में आज भी बड़ी प्रतिष्ठित बात मानी जाती है कि किसी बच्चा पढ़ता, बड़े गर्व से गार्जियन बताते हैं कि मेरा बच्चा केवी में पढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो भी सरकारी स्कूल ही है। लेकिन उसको वहाँ पे जो है सब कुछ मेंटेन है, वहाँ पे वैसी व्यवस्था है। बच्चों को खेलने की सुविधाएँ मिल रही हैं, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में भी बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई में भी बढ़िया कर रहे हैं। तो इसका हमें कुछ वैसा ही राज्य सरकारों को भी सोचना होगा और केंद्र सरकार को तो सोचना ही सोचना होगा। ठीक है। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, खेल और बाकी जो यहाँ पर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनकी बात तो बहुत दूर है। लेकिन जो बेसिक यहाँ पर चीज़ें मिलनी चाहिए सरकारी स्कूल में वो नहीं मिल रही। जैसे हमने आलोक सर से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पहले होता था कि सरकारी स्कूल में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब कोई सरकारी स्कूल जाना नहीं चाहता और जो जा रहा है उनको वो व्यवस्था नहीं मिल रही। और साथ ही यहाँ पर सवाल ये भी है कि सरकार को मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक रिपोर्ट है वो बनानी चाहिए और सिर्फ यहाँ पर जैसे बिहार में जो कांड हुआ उसके बाद सिर्फ वहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं सिर्फ उनकी नहीं, पूरे यहाँ पर प्रशासन की इस पर यहाँ पर रिपोर्ट लेनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो कौन देगा? इसी तरीके से कुछ और इंसिडेंट जो है वो सामने आए जहाँ पर सरकारी स्कूल में अव्यवस्था के बुरे हाल जो है वो यहाँ पर नजर आए। अ, अभी ये ताज़ा घटना जो घटी है, उससे पहले भी बिहार में मिड डे मील को लेकर समस्याएँ आती रही हैं। बिहार का जो पटना ज़िला है, वहाँ का मोकामा क्षेत्र में भी अ, लगभग 100 बच्चे बीमार पड़ गए थे खाना खाने के बाद और उससे पहले भी मधेपुरा में 70 बच्चे बीमार पड़ गए थे। जब ये कहा गया था कि शायद खाने में कीड़े गिर गए या साँप से कुछ चीज़ें आ गई होंगी। तो ये बेसिक हाइजीन की जो समस्या है, वो अभी भी बनी हुई है। अभी जब देखा जाए तो डिटर्जेंट की जो समस्या है, तो ऐसा लग रहा है कि खाना बनाने के सामान और सफाई के सामान सब कुछ एक ही साथ रख दिया जा रहा है। तो ये बेसिक सेग्रीगेशन नहीं है और इसके अलावा भी चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी की समस्या है कि
क्वालिटी चेक की समस्या है। इन सब समस्याओं से लगातार शिक्षा व्यवस्था जूझ रही है। जब बच्चे अच्छे से खाना ही नहीं खा पाएँगे और बीमार रहेंगे, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका भविष्य बेहतर होगा, वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे? ठीक है। तो ये यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ है कि चाहे वो बिहार हो या फिर देश का कोई भी राज्य हो, ये पहली बार नहीं हुआ कि राज्यवार सरकारी स्कूल में जो रिपोर्ट होती है, वो पहली बात तो सरकार को बनानी चाहिए। इसके अलावा जो खाना परोसा जा रहा है, उसका क्वालिटी चेक को लेकर पहले भी कई बार सवाल जो हैं वो उठ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है अभी भी बहुत बुरे हाल है। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई रिपोर्ट नहीं है। वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं छत गिर रही है, कहीं टॉयलेट के बुरे हाल हैं। सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, अलग-अलग देश में जो अलग-अलग राज्य वहाँ तमाम स्कूलों की बात है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार से ये भी सवाल है कि जो बच्चे कल तक पूछ रहे थे कि सरकार क्या दे रही है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं दे रही। जिन बच्चों को यहाँ पर लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, वो अपनी आवाज़ सड़कों तक ले जा रही हैं और उसके बाद सरकार से सवाल कर रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।